पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर के दीवाने निकले। भारतीय पायलट्स का पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा, JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। अफसरों ने JF-17 तैयारे के साथ ज़ौक़ और शौक़ के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाक फिज़ाइया के पायलट्स ने कहा, आइए आपको चाय पिलाएं। इस पर भारतीय पायलट्स ने इंतहाई शुक्रिया के साथ माजरत कर ली और पानी पर ही इक्तफा किया। दुबई एयर शो में कई ममालिक ने JF-17 थंडर के हुसूल में दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। मुसल्लह अफवाज ने भारत को जंग में जोरदार थप्पड़ नसीब किया। माशी मैदान में भी फतह मिलेगी। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर सख्त कर दी। जंग में फील्ड मार्शल ने मेरी मुशावरत से फैसले किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारी एयरफोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज में भारत की फौज को घुटने के बल गिराया। अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारे गिराने का बार बार जिक्र कर चुके हैं। जो ममालिक पहले वाजिबी मिलते थे, आज हमारे लिए गर्म जोशी का मुजाहिरा करते हैं। माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब हमारे कर्जों से हमारी जान छूट जाएगी। पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाले जाने का इंकशाफ। IMF की तहलकाखेज रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी का भांडा फोड़ दिया। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात और एहतसाब संगीन मसाइल की निशानदही। रिपोर्ट में कहा गया कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। पाकिस्तानी अवाम मयार जिंदगी में हमसाया ममालिक से पीछे रह गए हैं। रिपोर्ट में शुगर सेक्टर की तफसीलात भी सामने आ गई। कहा गया कि शुगर मिल मालिकान की गन्ने की कीमतों, हिफाजती ड्यूटीज पर मजबूत गिरफ्त है। गैर मुसाबकती पॉलिसियों से शुगर मिल्स को मुनाफा हुआ, लेकिन अवाम पर बोझ डाला गया। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 9 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। धमाके से फैक्ट्री में आग लग गई। धमाके से फैक्ट्री और मुल्का मकानों की छतें भी गिर गई। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाय वकुआ से मलबा हटाया जा रहा है। फैक्ट्री और घरों के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। और ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मार्का, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन की शिकस्त दे दी। 163 रन हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स नाकाम। श्रीलंका की पूरी टीम 95 रन पे ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कप्तान दसन शानका ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने 8 विकेटों पर 162 रन स्कोर किए थे। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। आज हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं और आम तौर पर हम कोशिश ये करते हैं कि जब वीकेंड का आगाज़ होने जा रहा हो, शो में भी हम थोड़ी सी हैप्पी मोमेंट्स शेयर करें। बट आज हमारे पास शेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ एक इम्पॉर्टेंट खबर तो है, लेकिन वो खुशी की खबर नहीं है। बिल्कुल, फैसलाबाद से एक दिल दहला देने वाला ये हादसा सामने आया है और मलिकपुर में कायम एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर धमाके से फट गया है। धमाका इतना शदीद था सादिया कि फैक्ट्री की छत तो गिरी, साथ ही करीबी घरों की छतें भी इनबोस हो गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 4 अफराद की लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं और 3 जख्मियों को इमदादी अमले ने अस्पताल भी पहुंचाया है। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भी भड़क उठी थी, जिसने सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया था। अच्छा, और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल काम कर रही हैं और मलबा हटाने का अमल भी इस वक्त जारी है। यहाँ एक बड़ी बात का तस्करा ज़रूरी है और ये फैसल के ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों में बॉयलर्स फटने, आग लगने, हिफाजती इकदाम ना होने के 22 दर्जनों जानें ज़ाया हो चुकी हैं और कई बार हम ऐसे मामलात को उठा चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हर बार तहकीकात का ऐलान होता है, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ पाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही वो चीज़ है जो दुख को और बढ़ा देती है। फैक्ट्री मालिकान की आप इसमें गफलत कह लीजिए, बॉयलर की बाकायदा इंस्पेक्शन का ना होना और मशीनरी की मरम्मत पर खर्च बचाने की कोशिशें, ये सब अवामिल तो हैं। सिचुएशन इस वक्त क्या है, हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, सबसे पहले तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी है, अब तक क्या सामने निकल के आया है और अफसोसनाक वाक़े में कितनी हलाकतें हुई हैं, ज़ख्मी कितने हैं?
कि हम स्पॉट पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे आपको दिखाएं कि सूरत हाल इस तरह की यहाँ पे है। और और ये माना है कि यहाँ पर बड़ा अफसोसनाक ये वाकया पेश आया कि सुबह सवेरे जो है इतला मिली कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो रहायशी इलाके में बनी हुई है। तो वहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश है, उसका बॉयलर अचानक फट गया है। तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा था, इतनी ज्यादा जोरदार धमाके में हुआ, ऐसे लग रहा था कि खुदा न खास्ता फैसला कह सकते हैं कोई तकरीरकारी हो गई है। तो कैदी ने रेस्क्यू वालों ने मीडिया के खाते में राब्ते किए, तो उसके बाद ठीक है, पता गुलाम चला दस्तगीर हमारे साथ ही मौजूद रहे। हम मीनवाइल ये जो इस वक्त फुटेजेस सामने आ रही हैं वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। कल जब बॉयलर फटा है तो एक तो बॉयलर फटना और उसकी जद में लोगों का आना और उसके बाद फैक्ट्री में आग लग जाना, जिसकी वजह से लोगों को इनखला में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से भी आग से कई लोग मुतासर हुए और बॉयलर फटने से जो छत गिरी और जो मलबे के नीचे लोग दबे उसकी वजह से भी लोगों को नुकसान अफसोसनाक हुआ। बात इसमें यह भी है कि रेजिडेंशियल एरिया में आखिर ये इजाज़त कैसे दी गई, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा है, फैक्ट्री मुलाजमीन की हलाकतें नहीं हुई हैं, बल्कि आसपास के घर जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। और हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर जो कि आप स्पॉट पे ही मौजूद है, गुलाम कि बताएं कि ये किस किस्म का इलाका है गुलाम दस्तगीर, शहर में है, शहर से बाहर, और अगर शहर से बाहर है तो रेजिडेंशियल एरिया के बीच में फैक्ट्री बनाने की इजाज़त कैसे? जी बिल्कुल, बड़ा आपने अहम सवाल किया है अहमियत का। इसमें मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जिसमें ये मानावाला भी शामिल है, मंसूराबाद है, कनाल रोड के बाकी इलाके स्कूली रोड है और मिल्लत रोड के इलाके सरगोद, और इन 5-6 इलाकों के अंदर रहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। और इससे पहले भी सरगोदा रोड के इलाके में तकरीबन 1.5-2 साल कबल भी एक वाक़या पेश है, उसमें भी ऐसे ही दर्जबंद अफराद जो है बॉयलर फटने से जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन फैसलाबाद की किसी ने सरपरस्ती नहीं की, जिले इंतजामिया के अफसरान ने सरपरस्ती करनी होती है कि फैक्ट्रियों को बाहर निकालें। आज हाँ। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया, जिसमें अभी इब्तदाई इतलात हैं, रेस्क्यू 112 ने जो कंफर्म किया है, उसमें हलाकों की जो तादाद है वो 5 बताई है। जबकि यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पहुंचे हैं, तो इलाका मकीन जो ऐनी शाहदीन है उनका कहना है कि अभी भी दर्जे भर अफराद जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 5 से 6 अफराद को, जख्मी जो अफराद थे उनको मलबे से निकाल लिया गया है। मैं अच्छा। आपको बता रहा था, बॉयलर जब फटा है इतना जोरदार धमाका था कि करीब से 3 से 4 घर जो हैं वो जमीन बोस हो गए हैं, मलबे का ढेर बन गए हैं और फैक्ट्री की छत जो है और पूरी फैक्ट्री भी मलबे का ढेर बन गई। इतना खौफनाक धमाका था और इतनी जोरदार आवाज थी कि इलाका मकीन बता रहे हैं कि यहाँ पर खिड़कियों के शीशे तक टूट गए हैं। तो अभी इमदादी सरगर्मियां इस नहज में पहुंची हुई हैं कि 12 एम्बुलेंस गाड़ियां रेस्क्यू 112 की पहुंची हुई हैं, मकामी एनजीओ पहुंची हुई हैं और इसके अलावा जो इलाका मकीन है वो बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। फैक्ट्री को आग भी अभी गुलाम तक लगी दस्तगीर, हुई ये है। बताइएगा कि क्या ये पता चल सका है कि जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं यहाँ आसपास, आपने कहा 2 साल पहले भी इस तरह का एक वाकया हुआ था, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार की गई, कोई सर्वे किया गया कि इस रेजिडेंशियल एरिया में और कितनी फैक्ट्रियां मौजूद हैं और कोई कार्रवाई हुई क्या? मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जमानी जमा तफरीक अफसरान करते हैं मीटिंग में। जब भी कोई फैक्ट्री बनती है या कोई नई चीज बनती है तो उसके तो तकरीबन 10 से 15 महकमे एनओसी देते हैं। उससे वो बताते हैं कि ये रायशी इलाका नहीं है, इसका एरिया पूरा है, ये स्टैंडर्ड पूरे कर रहे हैं, किसी जानी नुकसान को कोई खतरा नहीं है। तो लेकिन रेस्क्यू 112 का महकमा भी एनओसी देता है, सिविल डिफेंस का महकमा भी एनओसी देता है, ओके। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला भी एनओसी देता है, हत्ता कि डीसी दफ्तर का अमला भी यहाँ पर एनओसी देता है। इसके बावजूद फैक्ट्रियां बन गई हैं और किसी ने कोई रिपोर्ट आज तक ओके, नहीं तैयार ठीक है की, गुलाम लेकिन दस्तगीर, इस जरूर पे हुई है। ये तो एक चीज़ है टू पॉन्डर अपॉन। अब ज़रा मुझे ये बताइए, अभी ये खतरनाक बात आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं अभी भी यहाँ मलबे तले नीचे लोग दबे हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई मज़ीद कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए रेस्क्यू के इदारे पहुँच गए हैं और मलबा हटाने का काम जारी है, या कोई कहीं से ऐसी जगह के वहाँ से आवाज़ आ रही हो और लोग वहाँ पे फोकस कर रहे हों? बिल्कुल, आपने ये भी बड़ी अहम बात पूछी है। इसमें मैं आपको बताऊं कि रेस्क्यू 112 जो है बहुत अच्छा अदारा है, पंजाब में बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन इनकी भी बहाली की ज़रूरत है, क्योंकि फैसलाबाद की जो गाड़ियां हैं उसके पाइप जो हैं वो ख़राब हैं, गाड़ियां टूट फूट का शिकार हैं, रिपेयर के लिए इनके पास फंड नहीं होते। तो आज भी यही सूरत हाल हुई है कि
बार बार फ़ोन करते रहे हैं और उस फ़ोन करने के बाद तकरीबन आधा से पौना घंटा, आपको लिटरली बता दूँ, 30 से 40 मिनट बाद रेस्क्यू 1122 का अमला, जिनका रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 6 से 7 मिनट डिक्लेयर्ड है और करीब-करीब स्टेशन बनाए गए हैं, इसके बावजूद 40 मिनट लेट पहुंचा है और हमारे पास फुटेजेस मौजूद है जिसमें रेस्क्यू का अमला मौजूद नहीं है और जो आम शहरी या मकामी लोग हैं वो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। ये तशवीशनाक सूरत यहाँ पे है। अभी इलाका जो है वहाँ पर जी। मकामी ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी पहुँच गए वाक़या होने के बाद। पहले किसी को सर दर्द नहीं हुआ। डीसी भी पहुंच चुके हुए हैं, एसी भी पहुंच चुके हुए हैं, पुलिस के अफसरान भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके बाद फिर वही होना है कि तदफीन हो जानी है, माली इमदाद होनी है। किसी ने नहीं सोचना कि फैक्ट्रियों को शहर से बाहर निकालें। फैसलाबाद में ये एक यहाँ वो पर अहम जुमरा क्वेश्चन रोड है जो हर इस तरह के वाक़ये पे गुलाम हम पूछते हैं, लेकिन इस मसले का कोई हल कभी भी नहीं निकल पाया, अब भी नहीं निकल पाया। उम्मीद करते हैं इस वाक़ये के बाद हम ज़रूर अपनी गलतियों से सीखेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत अहम और देरीना इशू, और वो ये है कि पाकिस्तान तो कहता रहा है कि ये जो टीटीपी है ये मसला है, लेकिन अब दुनिया भी इसका एतराफ़ कर रही है। जनूबी और वस्ती एशिया में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए जो ख़तरात हैं, एक बार फिर आलमी तवज्जो का वो मरकज़ बन गए हैं और न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में डेनमार्क ने एक नहायत तशवीशनाक तस्वीर पेश की है, और वो ये कि तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान ना सिर्फ ख़तरा है बल्कि तेज़ी से फैलता हुआ इलाकाई ख़तरा बन चुकी है। डेनमार्क की नायब मुस्तकिल नुमाइंदा सैंड्रा जेंसन ने कमेटी को बताया कि अफ़गानिस्तान के 6000 टीटीपी यहाँ मौजूद हैं, जंगजू पाकिस्तान में हलाकत खेज़ हमलों में मुलव्विस रहे हैं। बिल्कुल, और इन्हें अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की लाजमी और खातिर ख्वाह मामनत भी हासिल है। यानी रियासती ताउन के बगैर जिस शिद्दत से ये गिरोह फाल है, इसका अंदाज़ा लगाना भी अब मुश्किल हो गया। साथ ही उन्होंने दाइश और अलकायदा के बढ़ते हुए नेटवर्क पर भी रोशनी डाली है। दाइश का नया मरकज़ जो है अफ्रीका बन रहा है, और दाइश खुरासान का जो 2000 जंगजुओं के साथ खित्ते के लिए एक बड़ा ख़तरा बनना जो है वो दूसरे लोगों के लिए, दूसरे ममालिक के लिए एक मसला बन सकता है। अच्छा, ये सब मिलकर एक बड़े इलाकाई सिक्योरिटी बहरान की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। सवाल अब यह है कि ऐसे माहौल में पाकिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी पॉलिसियों को किस रुख पे जाना होगा। खतरात बढ़ रहे हैं, आलमी इदारे वाज़ह इशारा दे रहे हैं। एक तरफ तो सादिया ये, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ का तज़किरा करना चाहूँगा। ठीक है, खतरात बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मुस्तैद भी हैं और इस मुस्तैदी की दुनिया मुतरफ़ भी है। और एक एतराफ़ तो दुनिया भर ने किया कि जब खुद अपनी आंखों से देखा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में क्या किया। सबसे अहम वेपन क्या था हमारा, जनाब द PL-15 जो कि था JF-17 में, और इसको देखने के लिए देखिए पहुंचा कौन है, वही जिनको ये पड़े थे PL-15 वही पहुंचे हैं यहाँ एंड और ये व्यू बड़ा अच्छा था, क्योंकि तारीखी व्यू था वो। इसकी वजह ये है कि ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये IAF के ऑफिसर्स हैं बेसिकली, जो JF-17 थंडर देखने के लिए वहां पहुंचे। और फिर खास बात क्या हुई? खास बात ये हुई कि जब ये वहां पहुंचे, इनको सिर्फ ब्रीफ नहीं किया गया, इन्हें ऑफर भी की गई। इन्हें कहा गया कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे। अच्छा, साथ ही बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखें ये तो प्रोफेशनल आर्मीज जो ना इसी तरह कंडक्ट करती हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं उन्होंने ट्विटर का लिया सहारा और उसके बाद उन्होंने तनकीद की है। और एक ट्विटर यूज़र का ट्वीट भी हम चला रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारी क्रिकेट टीम वालों को कहा है हाथ नहीं मिलाना, लेकिन जो पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स वाले हैं वो ना सिर्फ हाथ मिला रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स पाकिस्तान के पवेलियन में जाके उनसे हंसी मजाक भी कर रहे हैं। और बाज़ाब्ता ये सिर्फ एयरफोर्स के नहीं, साथ नेवी के अफसरान भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरें और सेल्फीज़ भी बनवाई हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो सेलेक्टिव नेशनलिज्म है यही नरेंद्र मोदी ने वहाँ के भारतीयों को इतने सालों में दिया है। इस सब पे ज़रा अब हम बात कर लेते हैं। दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं ज़रा TTP वाले पे तो करता हूँ बात, वो ज़रा करते हैं उस पर, बट ज़रा इससे शुरू करते हैं। येस, यू बीइंग सोल्जर यू नो के प्रोफेशनल जो आर्मीज़ हैं वो इसी तरीके से, प्रोफेशनल मिलिट्री इसी तरीके से एंगेज करती हैं पीस टाइम में। व्हेन देयर इज़ अ डेलीगेट आप उसको इसी तरह वेलकम करते हैं। सो कितना आइकॉनिक मोमेंट है ये कि वही JF-17 जिसने मार्का हक में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और जिनके खिलाफ दिखाई वो जाके उसको देख रहे हैं, अच्छा ये था जिन्होंने हमें मारा था। वो फैसल असल में बात ये, जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव नो कॉम्प्लेक्सेस, और उनके लिए कोई भी आए दे ट्रीट देम। जब आपके एरिया में आते हैं, बैठते हैं, दे गेस्ट फॉर सम टाइम,
आपकी बात बिल्कुल ठीक है और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेट्रेड एंड नेशनलिज्म। ये दो डिफरेंस सबको याद रखने चाहिए हमेशा। और वो जो फैसल बात कर रहे हो आप भी कि सिलेक्टिव नेशनलिज्म क्या होता है, आपने अगर उसको परवान चढ़ाना है तो उसका नुकसान आपको इन द लॉन्गर रन होने ही। एंड एक्चुअली आपने बेसिकली तो अपनी आवाम को पोलराइज कर दिया, उनको कंफ्यूज कर दिया है, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। उनको इतना कंफ्यूज कर दिया कि दे डोंट नो किससे हाथ मिलाना है, किससे हाथ नहीं मिलाना। आप मुझे बताएं, स्पोर्ट्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली। और नंबर 2, स्पोर्ट्समैन आर द राइट पर्सन जो जाके इंटरेक्ट करते हैं और उससे आपकी दे डोंट बॉदर अबाउट बाउंड्रीज। लेकिन ये एक वाहिद नरेंद्र मोदी है जो एक्चुअली इसका जो विजन है ना, वो है गुजरात के जो रेलवे स्टेशन पे चाय का खोखे बेचने वाला था, उसको उठा के हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो उसकी सोच वही है, प्रॉब्लम ये है। और इसलिए फिर उसको जितनी मार्का एक्ट में मार पड़ी है बनियान मरसूस में फील्ड मार्शल से यासिर मुनीर ने, वो उसको भूल ही नहीं रहा। और बार बार ऑपरेशन संदूर स्टार्ट है। ना तुम कर सकते हो, ना तुम्हारी फौज ट्रेंड है, अनट्रेंड अनप्रोफेशनल। खुदकुशी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपके ट्रुप्स का आपके कमांडर्स पर ट्रस्ट ही नहीं है। जिस फौज का अपने कमांडर पर ट्रस्ट ना हो वो फौज इज नेवर फाइटिंग फिट आर्मी। और जिसका मोराल डाउन हो वो फौज नहीं रहा। और यही इंडिया का हाल हुआ। एब्सोल्युटली। और जिस फौज का मोराल हाई हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे कमांडर्स हो, तो उस फौज का मोराल कहाँ होगा। और वो देन व्हाट दे डिड, आपने देखी इतनी बड़ी फौज को। और फिर दुनिया में पाकिस्तान देखें, एक रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। दुनिया पाकिस्तान को समझती है, सोचती है। आपके सामने ये डेनमार्क की जो आप सफीर की बात करें, देख कैसे ने खुल के बात की है। पहले ऐसे बात नहीं करते थे लोग। दे रियलाइज के पाकिस्तान इज रियली विक्टिम ऑफ टेररिज्म डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने इतनी मेच्योरिटी दिखाई है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज न्यूक्लियर कंट्री दिखाई है। हमने प्रोवोकेशन नहीं की या प्रोवोकेशन में नहीं आए। अभी हम इससे ज़्यादा इनका बुरा हाल कर सकते हैं, हमने नहीं की। वी नेवर वांटेड कि अननेसेसरी 2 न्यूक्लियर मुल्कों में लड़ाई हो जाए। तो ये दिस इज अ डिफरेंट मार्क डिफरेंस। पायलट्स आपके सामने, आप ये देखें तेजा जहाज इनका जो 40 साल के बाद उन्होंने तैयार किया, 40 इयर्स। पाकिस्तान ने 15 से 20 साल में 200 J-17 तैयार कर दिए इंडिजिनस। और वो जहाज जब वहाँ एयर शो में था तो उसका पूरा ऑयल लीक हो गया, दुनिया में मजाक उड़ गया उसका। मुझे बताइए। जी हाँ, दिस इज व्हाट द वर्ड। एब्सोल्युटली। ओके सर, चले इस मामले पे तो आपकी आरा हमने ली। अच्छा, अब ज़रा इस मामले पे बात कर लेते हैं। टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान हमेशा से वोकल रहा है, कहता रहा है, चाहे वो मुज़ाकरात हो चाहे कोई भी फोरम हो। अब दुनिया उसको तस्लीम कर रही है। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, डेनमार्क की जो नायब मुस्तकिल नुमाइंदा है सैंड्रा जैनसन, उन्होंने कमेटी को ये बताया है कि जो अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी है 6000 जंगजू हैं और पाकिस्तान में हलाकत खेज हमलों में ना सिर्फ मुलव्विस रहे हैं बल्कि ये पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। सवाल मेरा ये है ब्रिगेडियर साहब कि छोटी सी कहीं ठूठा हो जाए, पूरी दुनिया का आलमी ज़मीर उठ के और उसको बैन कर देता है ना उस जमात को। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं, जब ये चीज़ सामने जाहिर हो गई। और उस पर सैंड्रा ये भी कहती हैं कि इनको अफगानिस्तान की जो रिजीम है उसकी पुष्टपनाही हासिल है। सो व्हाई द वर्ल्ड इज वेटिंग नाउ। देखिए, उसने बड़ी क्लियर बात की है कि दिस खारजी टीटीपी 6000 जो इनके हैं मेंबर्स, इनको डिफेक्टो तालिबान रिजीम जो है उसकी सपोर्ट हासिल है। एंड दे आर नॉट ओनली टू रीजनल थ्रेट, ये ग्लोबल थ्रेट भी करेंगे। इसलिए कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जिसमें अफगानिस्तान में 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वो मौजूद है वहाँ पर और अल-कायदा को ट्रेन कर रही है। अब मुझे बताइए इसको कंट्रोल किसने करना है? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है, वाहिद मुल्क। जी हाँ। और बाकी तब सब तमाशा देख रहे हैं। आपकी रिपोर्ट भी आ गई, डेनमार्क की नायब जो सफीर उसने भी कह दिया और बाकी भी सारे कहते हैं, इधर से चाइना कहता है, रशिया कहता है, सेंट्रल एशिया कहता है, एवरीबॉडी। बट हु इज सपोर्टिंग इट? अमेरिकन $7.2 बिलियन का वेपन एमुनिशन वहाँ पर छोड़ के गए, इंटेंशनली छोड़ के गए। लेट मी टेल यू टुडे, intentionally, I repeat, इसलिए कि it should fall into the hands of terrorist organization। अफगानिस्तान में ट्रबल रहनी चाहिए, अफगानिस्तान पीसफुल नहीं होना चाहिए, ये उनके डिज़ाइन था। क्योंकि अगर वहाँ पर पीस होगा तो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ये बलूचिस्तान, ये कनेक्टिविटी हो जाएगी।
CPEC हमारा मंसूबा बन जाएगा। नाइसली। चाइना 9 दिन में अपना सामान लेके गवादर पोर्ट आ जाएगा। सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के थ्रू गवादर पोर्ट आ जाएगा। पूरी मिडिल ईस्ट की, अफ्रीका की मार्केट अवेलेबल हो जाएगी। पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की कर लेगा। बीइंग अ ओनली न्यूक्लियर कंट्री, जियो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, फौज बहुत लड़ाका है। अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। दैट इज व्हाट इज नॉट डिसाइड। इसके लिए ये सारी गेम होगी। लेकिन वीव लर्नड अ लेसन, राइट? हमने सीख लिया है और हम उसके हिसाब से काम भी कर रहे हैं। बेशक पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग होते रहना चाहिए और बातों से मसाइल का हल निकाला जा सकता है, डिप्लोमेसी से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ख़तरात भी मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान इग्नोर नहीं करेगा। पॉइंट इज़, हम अकेले ये करना चाहेंगे, वी वुड लाइक द रीजन टू इंगेज एज वेल। देखें, डेफिनेटली वी वुड लाइक, आपको 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। नंबर 1, आप अफगान तालिबान रजीम जो किया वहाँ पर बाना में कैडेट कॉलेज के अंदर, वी हैव टू सॉर्ट देम आउट। ठीक है, काइनेटिक ऑपरेशन। नंबर 2, हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए कि आप ये सब कुछ करके गए हैं तो प्लीज होल्ड इंडिया जो प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, फिर खारिज और फिर हिंदुस्तान को इंडिया कर रहे हैं, तो इंडिया को कंट्रोल करें आप। या फिर हमें देना, APC भी दें, नाइट विंड फाइटिंग कैपेबिलिटी भी दें, जो आप उनको इतना वेपन दें हमें भी दें ताकि हम उनको सॉर्ट। अदरवाइज इट्स ए ग्लोबल, पाकिस्तान खुदा ना खासा नहीं कंट्रोल कर सकता तो ये पूरे रीजन में और दुनिया में फैल जाएगा, अगेन टेररिज्म होगा। ये बात, फिर उसके बाद ये इसके साथ आप यूनाइटेड नेशन को बात करें, OIC के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। मिडिल ईस्ट का इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान के ऊपर, तो कहीं तो यूज़ करें। लेकिन अफगान तालिबान एक ही बात समझते डंडे। आपने जब इनके 22 पोस्टों में कब्जा किया था, इनको मारा था, इनके जाके गुल बहादुर के ठिकानों पे अंदर मारा, 60-70 फौजी मारे, सीधे सफेद झंडे खड़े कर दिए थे और मिन्नतें कर रहे थे सीज फायर करने। तो जब आप इनको मारें, इनको ठीक ठाक पनिश करें, फिर सफेद झंडे लहराएं, देन गो एंड टॉक टू देम, बिकॉज यू नेगोशिएट फ्रॉम द स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रॉन्ग होकर बात करें और मॉरल हाई ग्राउंड पे करें। अगर आप दोनों बराबरी पे करें फिर कोई बात नहीं बनेगी। यू हैव टू सॉर्ट देम, देन टॉक टू देम। जो तगड़ा होता है ना बैठ के, उसकी बात सुनी जाती है, याद रखिए। बिल्कुल, वो दैट्स द आंसर दे नीड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात सादी ये भी है कि जिस तरीके से पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अफगान तालिबान रजीम भारत के साथ, अब वो ट्रेड रूट जो है उनके साथ, भारत के साथ मजीद ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। तो ये फैसला उनके हाथ में है कि पूरी दुनिया जब उनके अब आहिस्ता आहिस्ता खिलाफ होती जा रही है तो उन्होंने करना क्या है। इसके साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। एक तशवीशनाक लेकिन हकीकत पर मबनी रिपोर्ट के सामने आई है और ये तशवीशनाक नहीं, ये तो सच है काफ़ी अर्से का। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन को मुसलसल और जहरीला अंसर करार दिया और बताया है कि ये गड़बड़ सिर्फ सरकारी खातों में पैसा चोरी का मसला नहीं है, बल्कि हमारी मईशत को इलीट कैप्चर यानी उसकी गिरफ्त के जरिए निचोड़ा जा रहा है। IMF का अंदाजा ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई शफाफ निज़ाम कायम करे और करप्शन पर काबू पाए तो मुस्तकबिल के 5 सालों में हमारी GDP 5 से 6.5% बढ़ सकती है। और ये सिर्फ अदाद शुमार की बात नहीं कर रहे हम, ये हमारा इक्तसादी मुस्तकबिल है जो चुनाव का मोहताज है। अच्छा, रिपोर्ट में IMF ने टैक्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट और सरकारी असासों पर नजरसानी की भी सिफारिश की है। साथ ही रियासती इदारों पर मुमताज़ और बाअसर अफराद की गिरफ्त के संगीन नताइज सामने आए हैं, ये भी लिखा है। वही तबका जो पॉलिसी बनाता है मगर अपने मफादात के लिए चलाता भी है। ये वही इलीट कैप्चर है जहां चंद ताकतवर लोग रियासती वसाइल और फैसलों पर अपनी इजारादारी कायम करते हैं और आवाम का हिस्सा इसमें कहीं खो जाता है। IMF के मुताबिक ये सूरत हाल हमारी तरक्की की रफ्तार को हर माह थाम के रखती है और सरकार को महदूद कर रही है। और रिपोर्ट अदलिया के हवाले से भी तंबीह करती है, अदालतों में फैसले सुस्त हैं, कवानीन पुराने हैं और शफाफ
शफाफियत नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से जो आम इंसान है वो सफर करता है। IMF ने वाज़ेह किया है कि एक होपलेसनेस सी नजर आ रही है, अब सिर्फ वादे काफ़ी नहीं रहे हैं, एक 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडे पर तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत है। ये जो बात है कि 15 नुकाती जो पॉइंट एजेंडा है उस पर फौरी तौर पर हमें काम करना होगा अगर हम मज़ीद ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की कर सकते हैं, हमारी GDP बेहतर हो सके। इसी बात करते हैं, चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। ये जो 15 नुकात दे दिए गए हैं और कहा गया है कि इनके ऊपर अमल करेंगे तो हमारे मुल्क में शफाफियत आ सकती है, और ये जो एलीट कैप्चर की बात की गई है, आप किस हद तक इससे मुत्तफिक हैं? मैं जो है ना इससे 100% मुत्तफिक हूँ। और ये जो रिपोर्ट है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक इंडेक्स GCDA जिसे हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दिस इज एन आई ओपनिंग फॉर अस। ऑल्दो के आपको और हमें सबको ये चीज़ पता है कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस से रिलेटेड और करप्शन से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो हमारे आगे बढ़ने की राह में बहुत ज़्यादा रुकावट है। लेकिन चूंकि हम तो ग्राउंड लेवल के ऊपर चीज़ें देख रहे होते हैं, तो मैं कहूँ कि थाने कचहरी से लेकर और DC AC के ऑफिस से लेकर बिजली के महकमे से लेकर पानी के महकमे से लेकर यू नेम इट, कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे करप्शन इस हद तक जो है ना वो बढ़ चुकी है कि आपको अपना जायज काम करवाने के जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। एक तो होता है ना जी आपने नाजायज काम करवाना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे तो ये पोजीशन आ चुकी है कि अगर आपने अपना कोई जायज काम करवाना है तो उसके लिए भी आपको पैसे देना पड़ेंगे। इस हद तक हमारा ये सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया है, और टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो उसकी यही पोजीशन है। और इसको विटनेस करना मेरे ख्याल में जो है वो हर एक आम आदमी जो है इससे उसके ऊपर इसका असर चौधरी साहब, आपने आम आदमी की बात की, मेरा सवाल आम आदमी का है। ये गवर्नेंस एंड करप्शन की रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्यों के करप्शन है हुकूमती सतह पे, इदारियाती सतह पे, इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर ये ना हो, जो कि हमारी दुआ है कि ना हो, तो हमारी GDP 6.5 से ग्रो कर सकती है। इसको अब तकाबुल कर लें कि जब हुकूमत कहती है यार हमारे तो झोले में कुछ है ही नहीं, तो चलिए फिर कमाई कहाँ से करते हैं? आइए जनाब, रेग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं। ये टैक्सेस लगाते वक्त, ये आप पे, मुझ पे, सैलरीड क्लास पे और बाकियों पे टैक्सेस लगाते वक्त हुकूमत को खुद पता नहीं होता कि गवर्नेंस में करप्शन है? ये IMF आके बताएगी कि आपकी गवर्नेंस में करप्शन है? देखिए, इसमें उन्होंने IMF ने, मतलब हमें तो सबको पता है, आपको भी पता है ना। मैं कह रहा हूँ कि असल में तो मसला इस वक्त ये कि इसको रोकेगा कौन? पता तो सबको है, लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद करके हर एक जो है वो बैठा हुआ है कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, बाकी सबको खाएगी। तो ये तो हमारी अपनी जो है वो गलती है ना। और जिस तरीके से इसमें IMF ने स्पेसिफिकली जो चीनी के सेक्टर की बात की है कि चीनी में किस तरह जो है वो अशराफिया, जो सियासतदान ऊपर बैठे हुए, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो मिलकर जो है वो जो काश्तकार है उसका इस्तेसाल करते हैं, उसके बाद चीनी की अपनी मर्जी से जो है वो इंपोर्ट करते हैं, अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट कर देते हैं, लोकली जो है वो उसके रेट्स को फ्लक्चुएट करते हैं। इससे अरबहार रुपए जो है वो अशराफिया की जेब में जाते हैं। अब ये GDP के ऊपर किस तरह असरअंदाज होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि देखिए ना एक चीज ऐसी है जो इस तरह की सेल्स वो करते हैं या लेस अमाउंट के ऊपर परचेज करके ज्यादा अमाउंट का शो करते हैं, तो वो ब्लैक मनी, अनटैक्स मनी होती है, वो सिस्टम में शो हो नहीं पाती। तो उसका फिर ये लोग क्या करते हैं कि डॉलर खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिए, या उसको जो है वो लॉन्डर करने के लिए उसकी फ्लाइट ऑफ कैपिटल करवा दिया, तो वो हमारी इकोनॉमी में वो पैसा आ ही नहीं पाता। तो एज ए रिजल्ट होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती जाती है, और वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है या इस तरह के जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो लोगों के पास फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। सेम इज द केस विद जो ऑयल की हमारी, आपको पता है, स्मगलिंग हो रही है, उसके ऊपर हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने भी बड़ा जो है वो क्रैक डाउन का कहा था, लेकिन इसके बावजूद चीजें हो रही हैं। अब अगर तो उसका फायदा आम आदमी को पहुंचाना हो तो हमारे ऑयल की कीमतें कम हो जाएं, क्योंकि चाइना से हमें बड़े कम रेट के ऊपर आ रहा होता है। अगेन उसमें वही मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वही उसमें जो 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 फायदा आम आदमी को जाना चाहिए वो चंद हाथों में उसका प्रॉफिट चला जाता है, और जब वो चंद हाथों में जाता है तो वो फिर इकोनॉमी में नहीं आता, वो फिर जो है ना ये इसी तरीके से या बाहर चला जाता है मुल्क से, या फिर सोने और डॉलर या दीगर जो एसेट्स हैं उसकी शक्ल में किसी जगह पे पार्क अभी आपने बिल्ली और कबूतर की मिसाल दी। मुझे ऐसा लगता है कबूतर हमारे यहाँ के अवाम हैं जिन्होंने आंखें बंद नहीं की हुई, लेकिन वो कमज़ोर हैं। और
एक्चुअली मसला सिर्फ ये नहीं है कि हमने आंखें बंद कर रखी हुई हैं, प्रॉबेबली कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा दिया जा रहा होता है, इसलिए हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं उस चीज़ों से, और जो अशराफिया फ़ायदा उठा रहे हैं वो उठा पा रहे हैं। हम चाहें तो नाम भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। सो पॉइंट इज़, हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि हमें नए IMF प्लान में नहीं जाना, लेकिन हम नहीं जा सकते ना। रियलिटीज़ हम तब तक इससे जान नहीं छुड़ा सकते जब तक हम लोग अमली तौर पर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते। ये गवर्नेंस के जो मसाइल है ना, अब दो ही किसी भी रियासत की ना बड़ी अहम जिम्मेदारियां होती हैं, एक गवर्नेंस और एक जो है वो करप्शन को खत्म करना। अगर ये दो चीजें किसी भी इकोनॉमी में होगी, वहां पे आप 1171 इकदाम कर ले, वहां पे इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकती। जिस मुल्क में अब अदालतों के निजाम को उन्होंने कहा है कि अदालती निजाम मोस्ट करप्ट है, तो जहाँ पे अदालती निजाम करप्ट होगा वहां पे कोई बेवकूफी होगा जहाँ पे आके अपना पैसा लगाएगा और अरबा डॉलर वहां पे लगाएगा कि मैं यहाँ पे आके कल कला को जो है ना मेरे पैसे फंस जाए तो मुझे कोई इंसाफ देने वाला भी ना हो। या जहाँ पे गवर्नेंस के मसाइल और जहाँ पे जो है वो जो रेगुलेटरी इदारे हैं वो आपसे जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो जो 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 टैक्सेस लगाते हो, आपको जो है वो ब्लैकमेल करके पैसे लेते हो, वन विंडो ऑपरेशन ना हो, मल्टीपल लोग जो है वो चीज़ों को कर रहे हो, तो वहां पे कोई क्यों आके पैसा लगाएगा। तो ये गवर्नेंस के और जो दीगर हमारे मसाइल हैं, इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा सख्ती से अमल पैरा होना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे ख्याल में जो इकदाम कर सकते हैं वो इस वक्त सिर्फ फील्ड मार्शल साहब जो हैं, जिनके पास वाकई हकीकी जो पावर है, वो अगर अक्रॉस द बोर्ड इस किस्म का कोई बोर्ड तश्कील दें, बेशक वो सिविल लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो और वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करे मौजूदा निज़ाम के तहत, तो मेरे ख्याल में जो है ना वो एक थोड़ा सा पब्लिक जो ट्रस्ट है वो डेवलप किया जा सकता है। अदरवाइज ये मौजूदा निज़ाम में रहते हुए जो अदलिया का हमारा अशर हो गया है, जो FBR का है, जो SCCP या दीगर जो इदारे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि वो आम आदमी की जो है वो उनके हुकूक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो चंद एक अशराफिया के जो हुकूक है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और वो जो दौलत है, अगेन मैंने जैसे बताया कि वो चंद हाथों में जा रही है और चंद हाथों में रहने की वजह से वो इकोनॉमी में नहीं आ रही और हमारी इकोनॉमी ज़वाल पजीर है। चले, हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद चेंजेस विल बी मेड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। और ऑल्दो के कल पाकिस्तान का मैच नहीं था, लेकिन कल एक ऐसा मैच हुआ जिसमें बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और वो ये कि एक तो जिम्बाब्वे ने हमें भी कोई इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया था पहले T20 में, और कल तो श्रीलंका को हरा ही दिया। ऐसा हराया कि श्रीलंका को चेज में 100 नहीं करने दिया। यस। और हम सबसे मेरे ख्याल में इस ट्रायंगुलर सीरीज में मैं, आप, हम सब जिम्बाब्वे को सबसे कमजोर कह रहे थे। और जिम्बाब्वे अगर पाकिस्तान को तगड़ा मुकाबला देकर श्रीलंका को हरा देती है तो एक्चुअली हमें किस टीम के लिए लुकअप करना है ये हमें देखना होगा। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार, उनसे बात कर लेते हैं। माजिद साहब, वेलकम टू द शो। इट्स माय फर्स्ट टाइम होस्टिंग ऑन यू ऑन द शो, तो बहुत बहुत वेलकम, वार्म वेलकम आपको, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद साहब, ट्रायंगुलर सीरीज में हमने तो सोचा ही नहीं था कि जिम्बाब्वे हमें सरप्राइज कर सकता है। कल तो उन्होंने नाप दिया है श्रीलंका को। जी, सबसे पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। देखें, जिम्बाब्वे की इस टीम में जो सरप्राइज पैकेज है वो सिकंदर रजा हैं। आपको पता है कि सिकंदर रजा पाकिस्तान के शहर सियालकोट से उनकी फैमिली का ताल्लुक है, फिर ये फैमिली माइग्रेट करके जिम्बाब्वे गई। और कुछ महीने पहले की बात है कि सिकंदर रजा ने लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान सुपर लीग जितवाई। तो सिकंदर रजा यहाँ की कंडीशंस को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जिम्बाब्वे की यंग टीम है जिसमें सिकंदर रजा परफॉर्मेंस वाइज फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कल उन्होंने 47 रन बड़े क्रूशियल बनाए, फिर एक विकेट भी उन्होंने हासिल की। और सबसे बढ़कर उन्होंने जब पहला मैच पाकिस्तान 4 गेंदे पहले जीता था जिम्बाब्वे से, उन्होंने कहा था कि हमें उस लाइन को अबूर करना पड़ेगा जो लाइन हमें जीत की तरफ लेके जाती है। तो कल उन्होंने वो रेड लाइन जो थी वो अबूर की और सबको अपनी परफॉर्मेंस से भी सरप्राइज किया। बल्कि परफॉर्मेंस से तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने सरप्राइज किया था, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर सके थे। लेकिन कल बड़ा जबरदस्त मैच इन्होंने फिनिश किया। बैटिंग में अच्छा इन्होंने स्कोर कर दिया। फिर जब बॉलिंग आई तो उनके यंग बॉलर्स ने सिकंदर रजा के अलावा जो एवंस हैं फास्ट बॉलर, उन्होंने 3 आउट किए। फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी। तो मेरे ख्याल में टूर्नामेंट जिसको लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल वन साइडेड टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल होगा, लेकिन अब कल के मैच के बाद
पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। जिम्बाब्वे एक थ्रेट बनकर सामने आई है बकिया दो टीमों के। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये कि मैं ना ड्यूरिंग कमेंट्री जो पहले मैच में रसन आर्नल्ड जो है वो अज़राए मजाक कह रहे थे कि मुझे कौन कह रहा है कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का फाइनल होगा, तो अज़राए मजाक कल उनके साथ हो गया। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैच, श्रीलंका। श्रीलंका ओडीआई में तो थोड़ी बेहतर रही, लेकिन T20s में तो बिल्कुल ही जो कल के मैच में उनका, एक तो ऑब्वियसली इतनी तगड़ी साइड वो नहीं है, दूसरा कल के हारने के बाद मोराल भी, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके अपने इश्यूज़ हैं, जिसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। कोई ये कहे कि पाकिस्तान आसानी से मैच जीत गया था पहला, तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमने वो मैच निकाला था। तो कैसा फिर कल का मैच देखते हैं? मैं तो कहता हूँ जिम्बाब्वे को हटा के कल की दो मुकाबिल टीमों का मैच है। देखिए, पाकिस्तान मेरे ख्याल में अभी भी फैसल अगर हम देखें तो तीनों टीमों में पाकिस्तान की टीम ज्यादा स्ट्रांग भी है, फेवरेट भी है। मैं स्ट्रांग और फेवरेट इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपनी होम कंडीशंस पर खेल रहे हैं। हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पूरी क्रिकेट अपनी जिंदगी की इन्हीं पिचेस पे खेली है। लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट है कि 5 ओवर्स में मैच एक टीम की तरफ पलट जाता है। 5 ओवर्स अगर दूसरी टीम अच्छा खेल जाए तो मैच दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंका के जो कप्तान थे असलंका, जो वापस चले गए, ये मैं आपको बताऊं कि वो जो एक बगावत हुई थी कि पाकिस्तान का दौरा छोड़ के कुछ श्रीलंका के लोग जा रहे थे, तो उसमें असलंका ही उसको लीड कर रहे थे। फिर श्रीलंकन बोर्ड ने उनको थ्रेट की रोका, लेकिन बाद में फिर वो फ्लू का बहाना बनाकर वापस चले गए। तो जो श्रीलंका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि श्रीलंका की कप्तानी जो है वो खतरे में है, लेकिन श्रीलंका की टीम मेरा ख्याल ये वो श्रीलंका की टीम नहीं है जो कुछ अर्सा पहले तक हमें नजर आ रही थी। इसमें भी कुछ नए चेहरे हैं। कल भी इस टीम में जो दाशुन शानाका, उनके जो कप्तान हैं, उन पर पूरी टीम रिलाय कर रही थी। वो जब जल्दी आउट 34 रन बनाकर आउट हुए तो उसके बाद फिर ये टीम चली नहीं। तो मेरे ख्याल में अभी श्रीलंका की टीम इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान के लिए जितनी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी T20 फॉर्मेट में ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। मेरे ख्याल में ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम इस वक्त बेहतर भी है और स्ट्रांग भी है। सही है। और भट्टी साहब, क्योंकि वक्त महदूद है, लेकिन मैं सिर्फ आपका 30 सेकंड का कमेंट चाहूँगा, अगर आप देना चाहें तो। राशिद लतीफ़ का मामला सुधरने जा रहा है या मजीद बिगड़ने जा रहा है? मेरे ख्याल में अगर जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 2 इंटरनेशनल टीमें आई हुई हैं, तो अगर इसमें कोई दरमियानी रास्ता दोनों साइड से निकल आए तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज चाहे प्लेयर्स की तरफ से हो चाहे पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट को ही नुकसान वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते अभी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ आप मौजूद पे अपना तजर्बा रहते हैं। वेल, इसके साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगेन। इस्लामाबाद में रवा माह एक अजीम रूहानी तारीखी इवेंट मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ारत मज़हबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर इंतज़ाम ये पहला बैनुल अक़वामी मुक़ाबला क़िरत मुक़ाबला जो है 24 से 29 नवंबर तक इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होगा और पाकिस्तान की मजहबी और कुरानी खिदमात में एक अहम संग मील ये इवेंट समझा जा रहा है। सादिया, बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का बुनियादी जो मकसद है वो कुरान करीम की तरवीज है, कुरानी अलूम की हौसला अफजाई है और उम्मत मुस्लिमा में दीनी हम आहंगी को फ़रोग देना भी है। इसके OIC इवेंट में रुकन ममालिक के मुमताज़ कराम भी शिरकत करेंगे, जिन्हें किरत और तजवीद और तरतील में ख़ास महारत हासिल है। ये आलमी शिरकत इस मुकाबले की रूहानी अज़मत और पाकिस्तान के बढ़ते मजहबी किरदार की अलामत भी है। हमारे साथ मौजूद है आलमी शोहरत याफ्ता कारी और इस मुकाबले के चीफ जज भी हैं कारी सदाकत अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जो है मुनक़िद किया जा रहा है इवेंट। थोड़ा सा बताइए इसके हवाले से, कौन कौन से ममालिक इसमें शरीक हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कितने एजाज़ की बात है ये? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी बेटी ने बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाई है कि इस हवाले से इट वाज रियली शॉकिंग टू मी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिल रहा है। जब से पाकिस्तान बना है
इस किस्म का इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में कोई नहीं हुआ, जबकि तमाम इस्लामी ममालिक में इस किस्म के कंपटीशन बड़ी बाकायदगी से हो रहे हैं। हाँ, मगर मैं समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान का ताल्लुक़ कुरान पाक के साथ बहुत गहरा है, लैलतुल क़द्र को पाकिस्तान बना और कुरान पाक का नुज़ूल भी लैलतुल क़द्र को हुआ, तो ये बड़ा चोरी दामन का साथ है पाकिस्तान का और कुरान का। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर नौजवान लोगों के अंदर कुरान पाक का शौक़ पैदा करना और लोगों को, यूथ को ख़ास तौर पर कुरान पाक के साथ जोड़ना, ये इस वक्त की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ने। इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं उसका भी तकाजा ये है कि मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत है, दहशतगर्दी की लानत से दूर होने की ज़रूरत है, हमें प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, एक दूसरे को दरगुजर करने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि कुरान पाक से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिम को इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ये मुकाबला होने जा रहा है। इसमें OIC के तमाम ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और उसमें मैं कुछ कंट्रीज़ का जिक्र कर देता हूँ। इजिप्ट है, मोरक्को है, ईरान है, चाड है, सीरिया है, फ़लस्तीन है, उसमें कुवैत है, इस तरह इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तमाम अहम ममालिक हैं। इन तमाम ममालिक में ये कंपटीशन होते हैं और ये इंशाल्लाह हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है। 24 से लेकर 27 तक हमारा जो है वो क्वालिफाइंग राउंड होगा। 27 को इसको फाइनलाइज किया जाएगा और उसके बाद फिर 29 तारीख को कन्वेंशन सेंटर के अंदर इसकी जो फाइनल तकरीब होगी, जिसके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसमें PM साहब भी और तमाम एम्बेसडर्स कंसर्न जो सब लोग आएंगे और उनको इनामात तकसीम किए जाएंगे। मैं समझता हूँ ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी बड़े एज़ाज़ की बात है कि इस किस्म का बाबरकत प्रोग्राम हो रहा है और पाकिस्तान को यकीनन इस वक्त अल्लाह की रहमत की और बरकतों की बड़ी ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर से जो ये दहशतगर्दी की लानत है इसको दूर किया जाए और पैगाम पाकिस्तान का मिशन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये दोनों जुड़कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करेंगे और पाकिस्तान की जड़ें मजबूत होंगी और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो चाहे अंदर बैठा हुआ है या मुल्क से बाहर बैठा हुआ है वो नाकाम होगा इंशाअल्लाह। कारी सदाकत साहब, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक रोल मॉडल हम सेट करने जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह की ये पहली ज़रूर होगी ये कंपटीशन हमारे लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि अभी हिस्सा लेंगे, लेकिन उनको देखने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। ये एक अच्छा ट्रेंड सेट हम करने जा रहे हैं। उम्मीदें क्या हैं आपकी इस कॉम्पिटिशन से? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो यूथ है उसको कुरान पाक के साथ जोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जो टैलेंट है कुरान पाक के हवाले से उनको प्रमोट करने के लिए, उनके हौसले बढ़ाने के लिए और उनको सीखने के लिए मौके मिलेंगे। जब वो बाहर के कुर्रा को सुनेंगे तो अपने आप को उस तरीके से तैयार करने की कोशिश करेंगे जिस तरह पाकिस्तान दूसरे मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदानों में काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और हिस्सा लेता है। मैं समझता हूँ कि कुरान पाक जो इसके अंदर भी हमारे बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। कुरान पाक को हम पढ़ने को बहुत लाइट लेते हैं कि जो कोई आम सी चीज़ें नहीं। ये जो आर्ट ऑफ रेसिटेशन है ये प्रोफेशनलिज्म है। पूरी दुनिया के अंदर इस फ़न के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री भी होती है, अल-अज़हर के अंदर भी, सऊदी अरब के अंदर भी, ईरान के अंदर भी। तो ये आम सब्जेक्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को इस मैदान में भी आगे बढ़ना चाहिए और हमारे बच्चे काफ़ी इंटरनेशनल कंपटीशंस में हिस्सा भी लेते हैं और उसको विन भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौके मिलेंगे बच्चों को मज़ीद सीखने के और वो आगे बढ़ेंगे। कारी साहब, ये हमारा टारगेट है। बिल्कुल, पाकिस्तानी क़ुरान कराम जो हैं उनकी जो क़िरात है वो पूरी दुनिया में जो है वो उसका सानी कोई नहीं है। मैं अगर कुछ बुज़ुर्ग क़ुरान के नाम लूँ, क़ारी हफ़ीज़ुल्लाह सिद्दीकी साहब हो गए, क़ारी अरबाब सिकंदर साहब हो गए, क़ारी महमूद सिद्दीक़ साहब हो गए, क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की साहब हो गए और एक तो हमारे आज सामने बैठे हुए हैं स्क्रीन के तवस्सुत से आप। बचपन से हम आपको सुनते आए हैं और आज तक जो है वो हम फैज़याब हो रहे हैं। पाकिस्तानी क़ुरान कराम जो दुनिया भर में जाके इस तरह की फतूहात भी समेटते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइए, यकीनन ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और हमारे यहाँ हुफ़्फ़ाज़ की क़ुरान कराम की एक बड़ी तादाद, नात ख़ान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कैसा टैलेंट है पाकिस्तान में और जब हम इंटरनेशनल मुकाबलों में जाके जीतते हैं तो कितना ज़बरदस्त टैलेंट होता है यहाँ पर, ये बताइए।
हमारे पढ़ने वाले हुफ़ाज भी बेशुमार हैं। हुफ़ाज की तादाद तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर होगी। और इसको पढ़ने के लिए देखिए 2 तरीके हैं पढ़ने के जी। हमारे यहाँ 3 तरीके हैं और अरब के यहाँ एक तरतील पढ़ने का तरीका है, एक तजवीद पढ़ने का तरीका और मुरत्तिल है। हमारे यहाँ तरतील है और तदवीर है और हदर है। ये 3 तरीके पढ़ने के हैं। हिफ्ज़ के अंदर हमारे कंपटीशन में बच्चे जाते हैं और बड़ी पोजीशंस लेते हैं। और तिलावत के अंदर जो कि मुजव्विद तरीका, हम तरतील कहते हैं और मुजव्विद है, उसमें हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आलमी मुकाबले जितने भी होते हैं वो इस अंदाज़ में होते हैं जिस अंदाज़ में मुझे आप सुनते हैं और बाकी क़ुरा को सुनते हैं ठहर ठहर के पढ़ना जी। इसमें अभी हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। हमारे बच्चे अच्छे टैलेंटेड हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा भी ले रहे हैं और उनको कामयाबी भी मिल रही है। मगर मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के हम प्रोग्राम करेंगे, देखिए मीडिया कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस फील्ड। अगर हम इन चीज़ों को मीडिया पर प्रमोट करें और जो चीज़ मीडिया पर प्रमोट होती है वही चीज़ पब्लिक के अंदर प्रमोट होती है, तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये हर साल ये मुकाबला हुस्न क़िरात पाकिस्तान में होगा। यकीनन इससे बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग अट्रैक्ट हुए जब शुरू में शेख अब्दुल बासित पाकिस्तान में आए 66 के अंदर। मैं उसकी पैदावार हूँ आपके सामने, मैंने उनको सुना, मुझे उससे अट्रैक्ट हुआ, फिर उस अंदाजे में पढ़ना शुरू किया, वो चलता रहा। तो ऐसा माहौल बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा माहौल पैदा करना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ अब आखिर में मैं इजाज़त आपसे लूँगा कि क्योंकि आप मौजूद हैं हमारे साथ और ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ हम क़िरात ना सुने, तो अगर आप बेहतर समझते हैं सूरह इखलास, आज जुमे का दिन भी है, तो सूरह इखलास की क़िरात फरमाते जाइए और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और जो आखिर में आपने हमारी गुजारिश जो है उसका भी पास रखा, उसके लिए आपका तहे दिल से मैं शाकिर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आगे अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। कराची में ई चालान सिस्टम, एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन ख़बरदार करने वाली सूरत हाल भी है। सादिया, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि एक शहरी ने शिकायत की है, ऐसे तो कई शहरी हैं, एक की शिकायत मैं आपके सामने फ़िलहाल पेश करी है, एंड सो ऑन विल गो। और वो ये कि उसे 2 अलग अलग ई चालान मौसूल हुए हैं, हर एक 10,000 रुपये का है। लेकिन मसला ये था कि गाड़ी तो उसकी अपनी थी, मगर चालान में दिखाई गई गाड़ी उसकी नहीं थी। शहरी ने यह भी बताया है कि अपनी गाड़ी 2015 मॉडल की है, लेकिन चालान में जो गाड़ी दिखाई गई है वो 2012 मॉडल की है। पहला चालान उसे 30 अक्टूबर को मिला था और फिर इसे एक और जो चालान मौसूल हुआ उसकी शिकायत के मुताबिक वो 12 नवंबर को था, और दोनों की बुनियाद एक ही तस्वीर पर थी। चलिए, यानी कि इससे हमें एक और चीज़ समझ में आई कि जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ कितने बड़ी तादाद में कराची शहर में घूम रही हैं। तो इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ये जाली नंबर प्लेट्स वाले मामलात आप पहले भी इस पर बात करते रहे हैं। अब ये जो एक इंसिडेंट हुआ एक शहरी के साथ, वो यकीनन उसके लिए तकलीफ दे रहा, लेकिन ये चीज़ खुल के सामने आई कि ये जो जाली नंबर प्लेट वाला मामला ये कितना हसास है, और ये जो कैमरास हैं ये इसको भी डिटेक्ट कर रहे हैं।
जी हाँ, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली जिस मकसद के लिए ये कैमरे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, हमें नज़र आ रही चीज़ें, वो इसी तरह की हैं कि कोई गाड़ी जो है नंबर प्लेट मिसयूज़ कर रहा है, कोई गाड़ी चोरी शुदा है, तो उसको भी वो डिटेक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारी हम ब्लैक लिस्ट बना रहे हैं गाड़ियों की, एक पूल बनता जा रहा है हमारे पास, और वो हम पूल साथ-साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेफ सिटी अथॉरिटी को। और अब जैसे एवीएलसी के एसएसपी ने परसों जो है वो गाड़ी पकड़ ली, जो कि अल्टीमेटली वो गलत नंबर प्लेट लगाकर घूम रही थी। तो इस तरह से वो पूरे लोग भी पकड़े गए, एफआईआर भी हो गई उनके ऊपर। तो ये वाक़ई एक यानी कि हैरानकुन बात है कि हमारे कराची शहर के अंदर लोग जो हैं दूसरी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स लगाकर बड़े यानी कि इजीली हुडविंक कर रहे थे सिस्टम को, बट नो मोर नाउ इंशाल्लाह। साहब, इससे जुड़ा हुआ एक मसला है, उसकी चाहूंगी कि क्लैरिफिकेशन अगर आप दे सकें। वो ये कि बहुत सारे ऐसी वीडियोस भी आजकल सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही हैं जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं है, और या तो वो कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, वो कोई पुलिस ऑफिसर है। ऑब्वियसली इस तरह की वीडियोस एक गलत रोल मॉडल भी सेट करते हैं, गलत मैसेज भी सेंड आउट होता है। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो सके? देखें, एक्चुअली ये ट्रैफिक वायलेशन में नहीं आता, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। एक्चुअली ऐसी गाड़ियों को तो यानी इम्पाउंड करना चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। और अब जो है चूंकि ये सिस्टम आ चुका है, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह के उठ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ग्राउंड एक्शन होगा। इसके अंदर एक्साइज पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये दोनों मिलकर करेंगे। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर ये पूरा एक क्रैकडाउन होगा इन तमाम गाड़ियों के अगेंस्ट जो कि नंबर प्लेट्स उन्होंने हटा दिए हैं, या कपड़े चढ़ा दिए हैं, या कोई नंबर उन्होंने काट दिया है, या उसके ऊपर टेप लगा दी है। आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना, ग्राउंड पर जब एक्शन होगा तो ये छोटी सी मुसीबत है, अगर ठीक चला लेते गाड़ी तो टिकट ना आता। उससे बचने के लिए ये अपने लिए एफआईआर देख रहे हैं, अपने लिए गाड़ी की जब्तगी देख रहे हैं, कोर्ट के हवाले गाड़ी होगी, ड्राइवर अरेस्ट होगा, जेल जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। Actually, they should behave like a responsible citizen. अच्छा शाह साहब, मुझे आवाम की आगाही के लिए ये भी बताइएगा, ये जो चालान होंगे और अगर मुतवातिर होते रहे तो उसमें गालिबन कोई पॉइंट सिस्टम है, और अगर वो 30 तक चले गए तो उसके बाद फिर क्या होगा, और अगर उसके बाद कोई लाइसेंस की मौतली है तो उसको फिर रिवर्ट बैक कैसे किया जा सकेगा, ये ज़रा बताइए। देखें, तमाम सिटीजन्स को हमने 30 पॉइंट्स क्रेडिट कर दिए हैं, और मुख्तलिफ वायलेशंस के मुख्तलिफ डीमेरिट पॉइंट्स हैं। जैसे कि हेलमेट का ना पहनना 2 पॉइंट्स आपके डिटेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह वन वे की वायलेशन है तो 6 पॉइंट्स हैं। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो 10 पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअली आपने अपने पॉइंट्स को सेव रखना है। अगर 6 माह के अंदर आप इनको लूज़ कर देते हैं तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको 6 माह तक कोई लाइसेंस नहीं इशू होगा। और जब अगली दफ़ा इशू होगा तो आपकी ड्यू डिलिजेंस होगी और उसके बाद नया लाइसेंस आपको मिलेगा। और अगर आप 1 साल तक अपने पॉइंट्स को महफूज रखते हैं और 1 साल तक लूज़ कर देते हैं तो आपका सस्पेंड हो जाएगा 3 माह के लिए लाइसेंस, और फिर वही लाइसेंस आपको बहाल होकर तब मिलेगा जब आप प्रूव करेंगे दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। उसकी भी टेस्ट देनी पड़ेगी आपको। वो ये पॉइंट्स कहाँ से देखेंगे? इज देयर एनी ऐप और समथिंग? यस, वी हैव एन ऐप जो कि इस वक्त तो सिंध पुलिस की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप जाकर उसको लैंड करेंगे जिस पेज पर, उसके बॉटम राइट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जब वो ऐप आप कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके CNIC जो कि आपका मतलब लाइसेंस पे है उसके अगेंस्ट कितने पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और वैसे टिकट के ऊपर भी लिखा होता है हमारे, जब हम टिकट भेजते हैं किसी को तो उसमें एक कॉलम है, उसका नाम है डीमेरिट पॉइंट्स, उसमें आप चेक कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। ऑलराइट। अच्छा डीआईजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक क्या रिस्पांस आया है? क्या कोई सर्वे मुकम्मल किया गया है? जो अभी तक टिकट्स दिए गए हैं, ई टिकट्स लोगों को दिए गए हैं, उसके बाद क्या लोगों के एटीट्यूड में कोई फ़र्क आया है टुवर्ड्स फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, या अभी आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस नज़र आती है? नहीं, देखें, देयर हैज़ बीन अ ह्यूज चेंज इन बिहेवियर ऑन रोड, और लोग उसको अपनी सेफ्टी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दिया है। जिनके क्लिप्स ख़राब थे, जिनके सीट बेल्ट्स मैले थे, उन्होंने साफ करके अब यू वुड हार्डली फाइंड डाउट्स। यस, हेलमेट्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। ऑल्दो देयर आर पीपल हु स्टिल थिंक कि उनकी हेलमेट की ज़रूरत नहीं है उनको, लेकिन दिस विल टेक अ टाइम, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट चेंज नहीं आती, ना ही हम बहुत जल्दी में भी हैं। अल्टीमेटली लोगों को इससे जो है ना, दे विल हैव टू कम टू टर्म्स विद दिस न्यू सिस्टम। लेकिन जैसे टिकट्स इशू हो रहे हैं और फर्स्ट वेवर भी है,
आप माफ़ी ले सकते हैं अंडरटेकिंग देकर। तो आप देखें हमारे जो सहूलत सेंटर्स हैं वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हर सेंटर पर 11 सेंटर्स हैं, लोग आते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट दे हैव डन रॉन्ग, दे गिव द अंडरटेकिंग। और अल्टीमेटली देखें ये एजुकेटेड प्रोसेस है। आपको एक पनिशमेंट थी या फाइन अमाउंट था, वो ख़त्म हो गया, आपने अंडरटेक किया, देन यू अल्टीमेटली बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अच्छा, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा पिलियन राइडिंग पे भी हेलमेट की लाजमी होना, लेकिन उससे पहले पिछले दिनों अब सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, आपसे मंसूब एक बयान आया, आपने कहा कि इतने कैमरे लग गए हैं शार फैसल पे कि शार फैसल नहीं पुलिस रात होगी कराची वालों के लिए। उसको बहुत से लोगों ने ऐसे परसीव किया कि पता नहीं कराची वालों ने ऐसा क्या कर दिया है, बिगाड़ा है, ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कि उनको लग रहा है कि वो बस अब इसके बाद सीधा दोज़ख या जन्नत में ही जा रहे होंगे शार फैसल पे। तो वो ऐसा परसीव कर रहे हैं लोग ना कि उनको कोई डरा रहा है। तो सर थोड़ा सा अगर इस पे हो जाए। एक्चुअली देखें ये जो कैमरे हैं ना, ये एक्चुअली सेफ्टी को इंश्योर करते हैं आपकी। जो भी सिटीजन रोड के ऊपर हैं वो दे एक्चुअली वॉच यू सो दैट यू टेक ऑल द प्रीकॉशंस। अब आपने हेलमेट पहनना है, आपने सीट बेल्ट लगानी है, टेलीफोन पे बात नहीं करनी, फोन गाड़ी चलाते वक्त या मोटर बाइक चलाते वक्त, वन व्हीलिंग नहीं करनी, ड्रिफ्टिंग नहीं करनी, ये आपको ना ऑल द टाइम ये वॉच कर रहे हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि आपकी सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। और अल्टीमेटली देखें ना, अगर आप अपनी लेन्स में चलेंगे और ओवर स्पीड नहीं करेंगे, हेलमेट पहना हुआ होगा, तो ये किसकी सेफ्टी है? ना मेरी है ना किसी और की है, ये अल्टीमेटली उन लोगों की सेफ्टी है जो गाड़ी रोड पर लेकर आते हैं। तो इट वाज इन दैट। ओके, और बस आखिर में मुख्तसर से ये बता दीजिएगा कि पहले भी शार फैसल पे बाइक लेन लगी हुई थी, दोबारा होने जा रही है? एग्जैक्टली हम इसको लेन मार्क करेंगे और इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ओवरनाइट नहीं होगा। लोगों को एजुकेट करेंगे, टिकट्स इशू नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जब ये लेन मार्क हो जाएंगी तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड वंस वी डू इट तो फिर उसको रिगरसली मॉनिटर और इन्फोर्स भी करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू एंड इट वाज एक्चुअली एंड वेरी मोटिवेशनल कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने क्यों करने हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेल, ले रहे हैं क्विकली ब्रेक, आते हैं इसके बाद। वेलकम बैक। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुग़ल से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतमाद किया है, अल्लाह मदद करेगा। आज़ाद कश्मीर में वसाइल कम, मसाइल बे इंतहा, गुड गवर्नेंस, सेहत, तालीम तरजीह है, नौजवानों के लिए कुछ कर्ज गुजरना मेरा मिशन है। 10 ओवर का मैच है और 200 रन करने हैं, हर गेंद पर शॉट खेलनी है। पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस कश्मीरी सियासतदानों को स्क्रीन पर कम वक्त देते हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा कि बोल न्यूज़ का वो खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। समझता हूँ कि एक ऐसा वक्त था कि जिस वक्त बोल चैनल का आगाज़ हुआ था तो उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो आवाम की आवाज़ थे उनको एज ए एनालिस्ट बात करने का मौका दिया। तो मुझे भी अच्छा सीखने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। और सबसे बढ़कर जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप्स हैं वो अक्सर जो कश्मीर के सियासतदान हैं या लोग हैं उनको नेशनल मीडिया पे उस तरह से स्पेस नहीं देते थे और ख़ास तौर पर बात करने का मौका नहीं फराहम करते थे। तो बोल ने मुझे मौका दिया था जिसकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ों में लोगों में रिकग्नाइज्ड भी हुआ। तो इस हवाले से मैं उस वक्त के हवाले से शुक्रगुजार भी हूँ। चलिए अब वेदर अपडेट्स के लिए चलते हैं सादिया की तरफ। ठीक है जनाब, तो अब बात कर लेते हैं ज़रा वेदर की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है ये आपको बताएंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली सर्दी आ रही है। वेल, कराची में तो अभी तक नहीं आ रही है, कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन मौसम में खुनकी ज़रूर बढ़ गई है। रात के औकात में आपको थोड़ा सा दर्जा हरारत ऐसा लगता है कि सर्दी की तरफ जा रही है। कराची में मतला साफ़ होने के साथ साथ कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम क्वेटा की बात करते हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे होते हैं कब क्वेटा में सर्दी बढ़े ताकि हमारे यहाँ भी सर्दी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता चला जाए, तो जनाब टेम्परेचर जो क्वेटा में है वो -2 कम से कम और ज़्यादा 16 रहने का इम्कान है। वेर एज ज़रा पंजाब का रुख करते हैं, मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते हैं, जहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 है और मैक्सिमम 24 तक जा सकता है।
लाहौर का जिक्र करते हैं, जहां शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 11 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल रहेगी, ये है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि कम से कम दर्जा हरारत 10 रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि पेशावर में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ कम से कम टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक जाने का इम्कान है। फैसलाबाद में भी मतलब जुज़वी तौर पर अबल आलूद रहने का ही इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम टेम्परेचर जो है वो 10 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक रहेगा। और जो दीगर शहर हैं उनका टेम्परेचर आपके सामने आ रहा है और वो है टीआई खान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 26 हो सकता है, कम से कम 6 रह सकता है, जबकि गवादर में मिनिमम 21 मैक्सिमम 32 तक जा सकता है। और मरी का टेम्परेचर जो कि इस वक्त मिनिमम 7 पर है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम स्कर्दू की अगर बात करते हैं तो -6 मिनिमम रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक रहने का इम्कान है। और मुजफ्फराबाद में कम से कम टेम्परेचर 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 तक रहने का इम्कान है। तो जनाब ये था मौसम का अहवाल। वापस चलते हैं फैसल की जानिब। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सादिया। चलें ज़रा अब कुछ शेख उरुनोश का जिक्र कर लें। तो हमारे नुमाइंदे काशान जो हैं वो सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और ताज़ा सूरत हाल वहाँ की क्या है, कीमतों की। ओवर टू यू काशान। शेख उरुनोश की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है। कराची में अगर हम होलसेल रेट की बात करें, एवन क्वालिटी का प्याज जो है वो यहाँ पर 90 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। अगर रिटेल की बात करें मुख्तलिफ इलाकों में प्याज 200 रुपये, 140 और 150 रुपये किलो प्याज जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। इसे अगर हम टमाटर की बात करें, इस वक्त का आज का जो प्राइस है सब्जी मंडी में टमाटर की 200 रुपये किलो होलसेल प्राइस है और रिटेल अगर प्राइस की हम बात करें तो 250 रुपये किलो मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों से हमारी बात हुई है, दुकानदार कहते हैं कि ईरान से आने वाला टमाटर जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, जिसके बाद टमाटर की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। अगर अब करें प्याज उसकी आलू की बात करें, सफेद आलू सब्जी मंडी में 50 रुपये किलो होलसेल रेट पे ये फरोख्त किया जा रहा है। और ऐसे ही अगर रिटेल प्राइस की बात करें तो 100 रुपये किलो आम इलाकों में फरोख्त हो रहा है। जबकि अगर लाल आलू की हम बात करें तो लाल आलू मंडी में 120 रुपये किलो भी है और 100 रुपये किलो भी फरोख्त हो रहा है। और ऐसे ही अगर मुख्तलिफ इलाकों की हम बात करें तो 200 रुपये, 150 रुपये किलो हो रहा है। तो शहरी यही कह रहे हैं कि कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट जो आवेजा की जाती है मुख्तलिफ इलाकों में, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिससे शहरी महंगे दामों में सब्जी खरीदने पर मजबूर है। जी ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द डिटेल्स। जनाब इसके साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं हमारी जनरेशन्स की वेलबींग के हवाले से, यानी मैं बात करने जा रही हूँ खसरा मुहिम के हवाले से। पाकिस्तान में बच्चों को खसरा और रूबेला जैसी ख़तरनाक बीमारियों से महफूज बनाने के लिए एक बड़ी वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया गया है और WHO, वजारत सेहत के गावी यूनिसेफ और के ताउन से ये मुहिम पूरे मुल्क में 17 से 29 नवंबर तक जारी रखी जाएगी। इस मुहिम का हदफ तकरीबन 3.5 करोड़ बच्चों को खसरा रूबेला की वैक्सीन लगाना है। ये वैक्सीन 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जा रही है। इसी पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर अरसलान मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप डिप्टी डायरेक्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हैं। थोड़ा सा अगर हम पहले नंबर्स की बात करें, कितने हमारे बच्चे मुतासर होते हैं सालाना, ये ज़रा पहले बताइए। वालेकुम सलाम जी, एक बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने यहाँ आज मदऊ किया और इंतहाई अहम ये जो सब्जेक्ट है इस पे आपने जो है वो हमें टाइम दिया। देखें, जहाँ तक क्योंकि हम सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंध प्रोविंस की बात की जाए तो खसरा और रूबेला से कमोबेश अक्टूबर तक यानी 2025 के अक्टूबर तक 4200 से ज़्यादा बच्चे जो है वो कंफर्म केसेस में खसरा रूबेला के मिले हैं। यानी कि ये एक वबा की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और ये बहुत ज़रूरी था कि हम इसको जो है वो मुहिम की शक्ल में इसको लेके जाएं। पूरे पाकिस्तान में भी आप अभी देखें तो कमोबेश 13,000 के करीब जो है वो बच्चे मुतासिर हुए हैं खसरा और रूबेला से। तो एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम ये मुहिम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाबी भी हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी, चूँकि ये वैक्सीनेशन जो है बच्चों को स्कूल्स में भी दी जा रही है। अब स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं वो आमतौर पर वो होते हैं जो ओवर 4 ईयर्स होते हैं, ऑन द मिनिमम साइड 2.5 ईयर्स से तो अबव ही होते हैं ये बच्चे।
1 साल तक ये मीजल्स की वैक्सीनेशन लग जाती है, क्या वो दोबारा ये वैक्सीन लगाएंगे या फिर ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को लगाई जाएगी जिनकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुकी है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह है, ऐसा इदारा है जहाँ पे हमें मैक्सिमम बच्चे मिलते हैं। गुज़िश्ता मुहिम या जितनी भी मुहिम हुई है वहाँ पर हमें बच्चे मिलते हैं और हम स्कूल्स में भी वैक्सीनेशन करते हैं। आपकी बात सही है कि 4 साल नहीं 3.5 साल के बाद और फिर 5 साल तक के बच्चे हमें स्कूल्स में मिलते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से डेवलप की गई है इस कैंपेन की कि इसमें ना सिर्फ स्कूल्स लेकिन कम्युनिटीज़ में भी हमारे पास टीम्स मौजूद हैं, स्कूल्स में, मदारिस में, बाज़ारों में और जो कम्युनिटीज़ में मखसूस EPI सेंटर यानी जो आउटरीच साइट्स हैं वो कायम की गई हैं। लेकिन जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, उनमें हमने EPI सेंटर्स जो हमारे ऑलरेडी रनिंग है, हमने उनको जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है फिक्स्ड EPI साइट्स इस कैंपेन में, इस मुहिम के लिए। और वहाँ पर बच्चे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बेतहाशा बच्चे आ रहे हैं। 6,500 के करीब यानी कि 6,500 से बल्कि ऊपर जो है वो टीम्स हमने तश्कील दी हैं पूरे सिंध सूबे में, जो कि घर घर जाके लोगों को आगाही भी दे रही हैं और लोगों को जो है वो मखसूस EPI या आर्जी EPI सेंटर्स पर या जो फिक्स साइट्स है वहाँ पर ला के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, स्कूल्स में वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसमें ये एक मुनफरिद सी कैंपेन है, मैं आपको बताता चलूँ। इसमें हम मीजल्स रुबैला के साथ साथ जो वबा पोलियो की भी है, क्योंकि आपको पता है कि सिंध में 9 केसेस 2025 में अब तक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कोई ऐसा केस पोलियो का नहीं निकला। तो ये एक फ्रंट लाइन वर्कर्स की मेहनत है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं इसी चीज़ पे आना चाह रहा था। एक तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी मेहनत, सारी चीज़ें, लेकिन उनको आपको पता है कि उनको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दरपेश आती है, ख़ासतौर पे पेरेंट्स की तरफ से ही। पोलियो केसेस में तो हम देखते हैं कि एक मिथ है जो कि बहुत हद तक ख़त्म हुई है कि जी हम नहीं पिलाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या इस वैक्सीनेशन में, खसरा रुबेला की वैक्सीनेशन में भी इस तरह के चैलेंजेस देखने में आए हैं और क्या वो ओवरकम हो गए हैं? जी, देखें, कोई भी वैक्सीन हो उसमें एंटी वैक्सर्स मौजूद होते हैं, चाहे वो और ना ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि UK में एंटी वैक्सर्स जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने मीजल्स लगाने से इनकार कर दिया। मीजल्स निकल रहे हैं US से, UK, तो ये हर जगह होते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक माइनर सा नंबर है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट आपको पता है उस नंबर से ज्यादा है। हम हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि जब जब ऐसी वबा हो हम जो है वो बच्चे कवर करें। हमारा टारगेट जो है वो 95% प्लस है और नो डाउट ये मिस और मिसकॉन्सेप्शंस अभी भी हैं और कम्युनिटी को, आवाम को जो है उनका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर वो चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हमारे हॉस्पिटल्स ना सिर्फ ओवरबर्डन हो लेकिन जो मॉर्टेलिटी है, जो डेथ रेशियो है, स्पेशली उन बीमारियों से बढ़कर तो जिनकी वैक्सीन मौजूद है, जिनके प्रिवेंशन को महफूज रख सके, जिनकी अपब्रिंगिंग के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू एंड आई एम श्योर इस पैगाम से और मीजल वैक्सीनेशन का रुख करेंगे। चलिए, जाते जाते एक और दिन है आज और वो है 21 नवंबर। ये तो सबको पता है 21 नवंबर है, लेकिन 21 नवंबर को क्या है? आज है वर्ल्ड टीवी डे। भाई हैप्पी टीवी डे। और वही टीवी जिसने कभी ड्रामे के वक्त गलियां सुनसान कर दी थी, कभी न्यूज़ बुलेटिन के साथ पूरा घर जो है वो महव हो जाता था, आज भी ये जुड़ने, समझने, दुनिया को देखने का सबसे तेज, सबसे कलरफुल जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वर्ल्ड टीवी डे इसलिए रखा कि टेलीविज़न ने सिर्फ तफरी नहीं दी है, ये जंगों में पुल बना, बहरानों में आवाज़ें जोड़ी और दुनिया के एक कोने की कहानी दूसरी जगह तक लम्हों में पहुंचाई। बिल्कुल। और मज़े की बात यह भी है कि टीवी आज भी वही किरदार निभा रहा है, बस अंदाज बदल गया है। अब बड़ा बॉक्स नहीं है, स्मार्ट स्क्रीन्स आ गई हैं, एंटीनाज नहीं है, ऐप्स आ गई है, मगर मकसद वही है कि लोगों को जोड़ना, खबरें पहुंचाना, एक साथ मिलकर दुनिया को समझना। पाकिस्तान में भी चाहे कौमी नशरियाती इदारे हो या फिर निजी चैनल्स हो, टीवी आज भी बहरानों में रहनुमाई, खुशी के मौके पर जश्न और सियासत में जो तड़का लगाने का बड़ा जरिया भी बना रहता है। मुझे इस मौके से ना वो अपनी पुरानी यादें आ गई कि जब एंटेना वाली चीज़ हुआ करती थी तो यहाँ और थोड़ा सा हिलाने से ना कोई स्टेशन पकड़ रहे होते थे, नीचे एक बच्चा होता था, ऊपर घर का बड़ा बच्चा होता था और अंदर सारा खानदान होता था। बट ये जो आज ये कम्युनिकेशन हो रही होती थी। आज की जो जनरेशन है उनको ये सब नहीं पता है। उनको ये पता है कि एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन, दे पुल देयर फोन ऑन और उनको पता होता है बड़ी स्क्रीन के जरिए, वो टैब्स के जरिए देख रहे होते हैं। तो
टीवी सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये वो खिड़की है जिससे पूरी दुनिया हमारे घर में आ बैठती है। मकसद आज भी पूरा हो रहा है, सिर्फ मीडियम बदल गया है। जी हाँ, और अगेन मैं फिर नॉस्टैल्जिया में लेके जाऊं, कभी कोई जो स्क्रीन अगर थोड़ी सी ब्लर हो रही हो तो उस पे तबला नवाजी करके उस स्क्रीन को ठीक करना, और इससे बड़ी यादें जुड़ी हैं। इस मौके पे अगेन टेलीविजन डे पे हम पार्ट ऑफ टेलीविजन, वी वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान टेलीविजन एज वेल, कि जो हम सबकी नर्सरी रही है और उसने पाकिस्तान में न सिर्फ नशर व अशात की तरवीश में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, बल्कि लोगों के सीखने सिखाने का एहतमाम भी किया है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। एंड एट द सेम टाइम मैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने शुरू से, जब से पाकिस्तान में टेलीविजन आया है और अब तक खबर को आगे बढ़ाने में, खुशी को आगे बढ़ाने में, जश्न को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें शायद थोड़ा सा हमारा और हमारी टीम का शुक्रिया भी बनता है। तो थैंक यू टू ऑल द पीपल who have put their You're welcome. who have put their role forward। जनाब, इसके साथ ही हम जा रहे हैं वीकेंड की तरफ और अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। मुलाकात अब आपसे होगी मंडे को। Until then, see ya। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।